हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने एक एप्लीकेशन के अंदर सर्च वाला जो इंटरफेस है वो इंटीग्रेट करना है ताकि यूज़र आपके डेटा में से कोई भी पर्टिकुलर डेटा को जो है वो सर्च करवा पाए। और इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हम एक नया कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो कि है स्कोप बटन, जो हमें अवेलेबल होते हैं स्कोप बार के अंदर। तो चलिए, स्कोप बटन्स क्या करते हैं, स्कोप बार क्या होता है, सर्च बार को कैसे यूज़ करना है, तो वो पहले हम प्रैक्टिकली लाइव एग्जांपल के थ्रू जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमुलेटर के अंदर मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल बेसिकली मैंने स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो आइटम्स होती हैं उनकी एक स्टोर की जो एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है ताकि आप हर एक कंसेप्ट को कैसे वर्क करता है वो जान पाएँ उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो जो डेटा आप देख पा रहे हैं, जो डिस्प्ले करवाया हुआ है हमने ग्रिड की फॉर्म के अंदर, ये बेसिकली हमने कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ जो है वो डिस्प्ले करवाया है। और ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्च बार जो है वो अवेलेबल है, और जैसे ही मैं इस सर्च बार के अंदर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सर्च बार के नीचे जो स्कोप बार है वो भी डिस्प्ले हो चुकी है। स्कोप बार के अंदर हमने स्पोर्ट्स आइटम्स के रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके जो स्कोप बटन्स हैं वो डिस्प्ले करवाए हुए हैं। आप देख सकते हैं ऑल, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। तो इस तरीके की जो कैटेगरीज हैं वो अवेलेबल है हमारे पास इस एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए, अगर मैं डायरेक्टली किसी स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे मैंने फुटबॉल के ऊपर क्लिक किया, तो जितनी भी आइटम्स हैं फुटबॉल कैटेगरी के अंदर वो अब फिल्टर्ड होके डायरेक्टली डिस्प्ले हो चुकी हैं कलेक्शन व्यू के अंदर, और बाकी सारी कैटेगरीज का जो डेटा है वो रिमूव हो चुका है। और अगर मैं अब किसी और कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे मैंने बॉक्सिंग पे क्लिक किया, तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो बॉक्सिंग के रिलेटेड आइटम्स हैं वो फिल्टर्ड हो चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि आप स्कोप बटन की हेल्प के साथ किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी का डेटा जो है वो फिल्टर करवा सकते हैं। और अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे कुछ भी सर्च करने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने शटल यहाँ पे सर्च किया, तो आप देख सकते हैं 4 तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनके नेम के अंदर जो शटल कीवर्ड है वो एग्जिस्ट करता है। तो वो सभी आइटम्स सर्च होने के बाद कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे सबसे पहले क्लिक करता हूं, जैसे मैंने फुटबॉल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे अब मैं शटल लिखने की कोशिश करूँगा, तो कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो निकल के नहीं आएगा, क्योंकि फुटबॉल कैटेगरी के अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल जिसके नेम के अंदर जो शटल है वो एग्जिस्ट करता हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ और सर्च करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने ग्लव्स लिखा, तो अब आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि फुटबॉल कैटेगरी को बिलोंग करता है और उसके नेम के अंदर ग्लव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके की जो सर्चिंग है कैटेगरी वाइज वो भी आप कर सकते हैं स्कोप बटन्स की हेल्प के साथ। और अगर बात करें इस कैंसिल बटन की, तो जैसे ही मैं इस कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास पर्टिकुलर कैटेगरी जो कि फुटबॉल सेलेक्टेड है उसका सारा डेटा जो है वो अब डिस्प्ले हो चुका है विदाउट सर्चिंग। और अगर बात करें यहाँ पे मैं आपको कीबोर्ड टॉगल करके दिखाऊं, तो हमने एक इम्प्लीमेंटेशन अपनी ओर से यहाँ पे ऐड ऑन की है जो कि है डन बटन। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सर्च बटन जो है वो डिस्प्ले होता है, मगर हमने कोडिंग के थ्रू कुछ चेंजेस किए हैं ताकि हम यहाँ पे कीबोर्ड के लेआउट के अंदर डन बटन जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो ये कैसे करते हैं जब हम कोडिंग करेंगे तब मैं आपको जो है वो बताऊँगा। तो अब मैं इस कीबोर्ड को फिर से टॉगल कर देता हूँ। तो चलिए, ये थी प्रैक्टिकली कैसे एग्जांपल हमारी वर्क करेगी उसके बारे में थोड़ी सी जो नॉलेज है वो मैंने आपको प्रोवाइड की है। अब कोडिंग या फिर एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम थोड़ा सा
इस एग्जाम्पल में थ्योरेटिकली कौन कौन से कंसेप्ट हमने यूज़ करने हैं, उनकी जो ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में ये काफ़ी आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो कि इस एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया गया है वो है यूआई सर्च कंट्रोलर। तो यूआई सर्च कंट्रोलर बेसिकली एक क्लास है आईओएस के अंदर, जो कि बिल्ट इन क्लास है, जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के साथ जो सर्च वाला इंटरफेस है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इस यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास के अंदर हमें जो सर्च बार है जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूआई सर्च बार क्लास के थ्रू, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें अवेलेबल होती है, जिसकी हेल्प के साथ हम सर्च बार को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यूज़र जो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है वो डायरेक्टली अपना जो सर्चिंग के रिलेटेड टेक्स्ट है वो सर्च बार के अंदर एंटर कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं डेलीगेट और प्रोटोकॉल्स की। तो वो हमें सर्च कंट्रोलर के साथ यूज़ करने पड़ेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो हम सर्च कंट्रोलर के साथ यूज़ करेंगे वो है यूआई सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है सर्च बार को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जैसे यूज़र इस सर्च बार के अंदर कुछ भी सर्च करने की कोशिश करता है, जैसे हमने यहाँ पे ग्लव्स लिखा, तो आप देख सकते हैं 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके नेम के अंदर ग्लव्स एग्जिस्ट करता है। तो ये बेसिकली सर्चिंग कौन करता है? तो हमारे पास इस प्रोटोकॉल के अंदर जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, इसमें एक मेथड है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि डेटा को सर्च करवाना और डेटा को फ़िल्टर करवाने के बाद उसे कलेक्शन व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना। तो जब यूज़र इस सर्च बार के अंदर कुछ भी सर्च करने की कोशिश करता है तो अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड रिपीटेडली कॉल होता है, और इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को सर्च करके डिस्प्ले करवाना। और जो सर्चिंग के रिलेटेड कोडिंग है वो हम खुद इम्प्लीमेंट करेंगे इस मेथड के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं स्कोप बार की। तो स्कोप बार जो कि हमें सर्च बार के साथ इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, अवेलेबल होता है स्कोप बार को इम्प्लीमेंट करना यूआई सर्च कंट्रोलर की हेल्प के साथ। तो स्कोप बार एक तरह की इन्हांसमेंट है आपकी सर्च बार के साथ, जिसके थ्रू आप सर्चिंग का जो स्कोप है उसको इन्हांस कर सकते हैं, उसको रिफाइन कर सकते हैं, ताकि यूज़र जो आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है वो आपके डेटा को कैटेगरी वाइज भी जो है वो सर्च करवा पाए। तो यही हमारा स्कोप बटन्स का काम है, जो कि हमें स्कोप बार के अंदर जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी थोड़ी सी थ्योरी इस एग्ज़ाम्पल के रिलेटेड। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली इस एग्ज़ाम्पल को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कितना इजी जो है वो हमने यहाँ पे आपको जो है टीच करवाना है इस एग्ज़ाम्पल को इम्प्लीमेंट करना। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को हम क्लोज़ कर देते हैं। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम शुरुआत से शुरू करेंगे। यहाँ पे फाइल न्यू प्रोजेक्ट। अब हम सिंगल व्यू एप्लीकेशन को सिलेक्ट रहने देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्ज़ाम्पल का जो नेम है वो आप कोई भी अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से नेम जो है वो रख रहा हूँ। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम आज की एग्ज़ाम्पल के अंदर यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट। और अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लें, ताकि आज की एग्ज़ाम्पल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं कुछ इस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली जो है वो फ़ोल्डर का नेम जो है वो रख रहा हूँ। तो इस फ़ोल्डर को मैं क्रिएट कर देता हूँ, और इस फ़ोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हम क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं अगर आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्ज़न है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1।
अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है एक्स कोड का, तब भी आप इस एप्लीकेशन को इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो चलिए एप्लीकेशन के अंदर अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप देख सकते हैं जो यहाँ पे डेटा हमने डिस्प्ले करवाया है, इसमें हमने इमेजेस को डिस्प्ले करवाया है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट का रिसोर्सेज हैं। तो आपने जब भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है तो आपके पास ये सारी इमेजेस एज ए रिसोर्स प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी इस असेस्ड फोल्डर के अंदर, यहाँ पे जहाँ पे आप मेरे माउस का कर्सर देख रहे हैं ऐप आइकॉन के नीचे। तो इमेजेस आप किसी भी वेबसाइट से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से चाहे सर्च करके आप इन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का फ़ोल्डर जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो आप देखिए मैंने स्पोर्ट्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने 5 कैटेगरीज़ के रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो ली हुई हैं। और अगर बात करें यहाँ पे किसी भी एक फ़ोल्डर को ओपन करके मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जो इमेजेस हैं वो आप डिफरेंट डायमेंशन, विड्थ और हाइट की ले सकते हैं। बस आपको जो फॉर्मेट यूज़ करना है इमेजेस के लिए वो आप कर सकते हैं, या तो जेपीजी या फिर पीएनजी। तो इन इमेजेस को आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर लेके आना है, आपने डायरेक्टली किसी फोल्डर को ओपन करना है, इमेजेस को सिलेक्ट करना है माउस की हेल्प के साथ और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऐप आइकॉन के नीचे। तो चलिए वन बाय वन मैं सभी इमेजेस को जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ईजिली आप कर सकते हैं सारी इमेजेस को इंपोर्ट अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। आपने जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपने सबसे पहले जो इमेजेस हैं उनको इंपोर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे 25 इमेजेस जो हैं वो मेरी आ चुकी हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम इस एग्जांपल का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो क्रिएट करेंगे। बड़ा इजी है क्रिएट करना। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने इस व्यू कंट्रोलर के ऊपर क्लिक करके इस डॉट को सिलेक्ट करना है और एम्बेड इन आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है और आप देख सकते हैं मेरा जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो मेरे एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के साथ अटैच हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा पैरेलल कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने लेके आता हूँ इस तरीके से। अब आपने डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर यहाँ पे नेविगेशन आइटम को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और टाइटल के अंदर आप आज की एग्जांपल के बारे में कोई भी जो नेम आप रखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स आइटम स्टोर ऐप, इस तरीके से आप नेम रख सकते हैं एप्लीकेशन का। अब आप देख सकते हैं हमने डेटा को ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है जिसे हम वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो यूआई एलिमेंट यूज़ करेंगे वो करेंगे कलेक्शन व्यू। तो लाइब्रेरी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे कलेक्शन। तो जैसे मैं कलेक्शन लिखने की कोशिश करता हूँ तो 4 एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे निकल के आते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि जो कलेक्शन व्यू है वो मेरे जो मोबाइल की जो भी फ्री स्पेस है, स्क्रीन की जो फ्री स्पेस है उस सारी स्पेस को कवर अप कर पाए। तो मुझे इस कलेक्शन व्यू के ऊपर कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करता हूँ। चारों साइडों पे मैंने 0 एंटर किया और इन कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर देता हूँ इस कलेक्शन व्यू के ऊपर। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स मेरे जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब हम इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट रहने देंगे, साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और सेल की जो विड्थ है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 200, हाइट हम यूज़ करेंगे 250 और जो मिनिमम स्पेसिंग है सेल के लिए वो एंटर करेंगे 5, लाइंस के लिए 5 और जो सेक्शन इनसेट है वो टॉप पे करेंगे 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब यहाँ पे
डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर हम कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और इसके आइडेंटिफायर का जो नेम है वो हम लिखेंगे सेल। नेम वैसे आप कोई भी ले सकते हैं, बस आपको जो नेम यहाँ पे यूज़ करना है एज ए आइडेंटिफायर, वही सेम नेम आपको जब कोडिंग में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर हर एक सेल के अंदर मैंने एक इमेज और एक लेबल जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। लेबल का मतलब है प्रोडक्ट का जो नेम है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूआई एलिमेंट जो है वो लेंगे। तो लाइब्रेरी में चलते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे इमेज व्यू और इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर। इसको मैं रीसाइज करता हूँ और अब साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा 180, हाइट 175 और इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करता हूँ हॉरिजेंटली सेंटर में। और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू कोई भी एक इमेज जो है वो आप लगा के देख सकते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि जो इमेज है वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो पाती है। अब लाइब्रेरी पे फिर से क्लिक करेंगे और एक लेबल को सर्च करके इस लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे इमेज व्यू के नीचे और इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर जो है प्रोडक्ट नेम का इसके अंदर कंटेन कर पाए। इसको मैं अलाइन करता हूँ सेंटर में, फॉन्ट इसका 15 कर देता हूँ और टी के थ्रू इसका जो स्टाइल है वो मैं कर देता हूँ बोल्ड। डन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं जो कलर है वो कर देता हूँ ब्लू और यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देता हूँ आप कोई भी प्रोडक्ट के नेम के रिलेटेड जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देख लेते हैं यहाँ पे इमेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, बैडमिंटन लिख देते हैं। चलिए, अब हमने इस इमेज व्यू और इस लेबल के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करेंगे, इस कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे और टॉप पे एंटर करेंगे 10, लीडिंग पे एंटर करेंगे 10, ट्रेलिंग पे एंटर करेंगे 10 और हाइट को यहाँ पे सिलेक्ट करके इन 4 कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करेंगे इस इमेज व्यू के ऊपर। चलिए, कंस्ट्रेंट्स मेरे अप्लाई हो चुके हैं। इस लेबल को भी इसी तरीके से सिलेक्ट करते हैं और इसकी एक प्रॉपर्टी है लाइंस प्रॉपर्टी, इसको ज़ीरो करना है। क्यों ज़ीरो करना है? क्योंकि हम डेटा को मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हो सकता है प्रोडक्ट का जो नेम है उसके जो नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हैं वो ज़्यादा हों, लेबल के अंदर ना आ पाएँ एक लाइन में, तो उसको हम रैप करना चाहते हैं सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में। इसीलिए हमने जो लाइंस प्रॉपर्टी है इसको ज़ीरो कर दिया है। अब इस लेबल के ऊपर भी हम जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करेंगे। तो ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स पे क्लिक करेंगे, कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे और यहाँ पे 10, 10 और ट्रेलिंग पे भी 10 जो है वो ऐड करेंगे और हाइट जो है वो हमने यहाँ पे करनी है 40। चलिए, इसको ऐड कर देते हैं 4 कंस्ट्रेंट्स को इस लेबल के ऊपर। कंस्ट्रेंट्स हमारे जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने इन दोनों यूआई एलिमेंट्स का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एक जो कस्टम कलेक्शन व्यू सेल की जो क्लास है वो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो वो किस तरीके से करनी है, उसके लिए इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करते हैं, न्यू फाइल को ऐड करते हैं, कोकोआ टच क्लास यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सुपर क्लास है वो होनी चाहिए यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और जो ऊपर क्लास का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। आप देख सकते हैं जो कस्टम कलेक्शन व्यू सेल क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने इस क्लास को अपने कलेक्शन व्यू के सेल के साथ अटैच करना है। तो वो किस तरीके से करना है, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का हाईलाइटेड जो आप देख पा रहे हैं सेल है, इसको सिलेक्ट करना है। आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो क्लास आपने क्रिएट की है उसका क्लास का नेम जस्ट लिखने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही आप 2-3 करैक्टर्स लिखेंगे बाकी सारा नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपने कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करना है और आपकी जो कस्टम कलेक्शन व्यू सेल क्लास है वो अटैच हो चुकी है आपके कलेक्शन व्यू के सेल के साथ। मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ। अब हम IB आउटलेट क्रिएट करेंगे। तो IB आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं जो अपना फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा जिसका नेम है असिस्टेंट एडिटर। तो आप मेरे माउस का कर्सर देखिए, यहाँ पे 2 सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और साइड वाले पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप IB आउटलेट को जो है बनता हुआ क्लियरली देख पाएँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर, मगर हम जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करना चाहते हैं कस्टम कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करना पड़ेगा, मैनुअल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे अपना जो क्लास का नेम है वो यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं मेरी जो कस्टम कलेक्शन व्यू सेल क्लास है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हमने डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर इस इमेज को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे IB आउटलेट का नेम है वो हमने प्रोवाइड करना है माई इमेज और इसे कनेक्ट करना है। अब इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेबल और इसे भी हम जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए अब मेरे दोनों ही जो IB आउटलेट्स हैं वो बन चुके हैं। एक IB आउटलेट और हमने क्रिएट करना है जो कि है कलेक्शन व्यू का, मगर इसे हमने व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर क्रिएट करना है। तो हम फिर से मैनुअल के थ्रू यहाँ पे अपनी जो क्लास है वो यहाँ पे ओपन करेंगे व्यू कंट्रोलर और इसके अंदर अब हमने इस कलेक्शन व्यू का IB आउटलेट क्रिएट करना है। फिर से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, इसे माउस की हेल्प के साथ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और नेम आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब मेरे जो IB आउटलेट्स हैं वो बन चुके हैं। फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करता हूँ, सभी फाइल्स को एक बार मैं सेव करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कलेक्शन व्यू के अंदर हमने काफ़ी सारा जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो ये डेटा बेसिकली किसी डेटा सोर्स से हमने लिया है। तो इस एग्जांपल के अंदर हम जो डेटा सोर्स है वो बेसिकली एक यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे और उसके 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स डिपेंड करेंगे इन इमेजेस के ऊपर। जितनी नंबर ऑफ़ इमेजेस यहाँ पे होंगी उतने ही नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने अपनी यूज़र डिफाइंड क्लास के क्रिएट करने हैं और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए उनकी एक एरे जो है वो हम क्रिएट करेंगे। तो वो किस तरीके से क्रिएट करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको सेव करते हैं और यहाँ पे न्यू के थ्रू एक फ़ाइल को ऐड करते हैं। तो बेसिकली ये एक स्विफ्ट फाइल होगी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो स्विफ्ट फाइल का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली स्पोर्ट डेटा जो है वो रख रहा हूँ। इस फाइल का नेम क्रिएट करता हूँ क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करके और साइड वाले पैनल को हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। अब हमने यहाँ पे लिखना है क्लास स्पोर्ट डेटा और 3 डेटा मेंबर्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहला है प्रोडक्ट का नेम स्ट्रिंग टाइप का। अब हम यहाँ के करेंगे प्रोडक्ट का इमेज, ये भी स्ट्रिंग टाइप का। अब हम करेंगे प्रोडक्ट की टाइप और ये भी हम करेंगे स्ट्रिंग टाइप की। अब हम यहाँ पे इनिशियलाइज़र यूज़ करेंगे, पी नेम 3 पैरामीटर से इसको पास करेंगे, पी टाइप और यहाँ पे इसको भी हम स्ट्रिंग टाइप का लेते हैं और अब हमने तीसरा यहाँ पे पास करना है पी इमेज और इसको भी हम लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का। अब हम एक्चुअल वेरिएबल जो हमारे ऊपर दिए हुए हैं इनको
जो हमने पैरामीटर पास करने हैं उसके साथ सेट करेंगे। कैसे हमने करना है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट की टाइप, यहाँ पे पी टाइप, प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे हम लेंगे पी नेम, प्रोडक्ट की इमेज और यहाँ पे हम लेंगे पी इमेज। चलिए, तो ये हमारी कस्टम क्लास जो है वो यहाँ पे इस तरीके से बन चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से इसको एक बार सेव करता हूँ। अब हमने इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, तो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ़ इमेजेस के ऊपर। और सभी इमेजेस के लिए एक ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट करेंगे। उन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए हम एक एरे की जो है वो हेल्प लेंगे। तो व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अपनी जो एरे है वो क्रिएट करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसमें बाइंड कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट नाम की एरे क्रिएट करते हैं। किस टाइप की होगी, हमारी जो कस्टम जो क्लास थी उस टाइप की होगी। ब्लैंक एरे क्रिएट करेंगे। इस एरे में डेटा फिल करवाने के लिए हम अलग से एक मेथड यूज़ करेंगे फिल डेटा नाम का, जो कि यूज़र डिफाइंड मेथड होगा। सबसे पहले इस कमेंट वाली लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे नीचे एक मेथड क्रिएट करना है, फंक्शन क्रिएट करना है फिल डेटा नाम का। और मैं यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर इमेज के लिए क्रिएट करना बताऊंगा, बाकी इमेजेस के लिए ऑब्जेक्ट्स आपने सेम उसी तरीके से क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लेट आइटम 1 इक्वल टू स्पोर्ट डेटा। उसका इनिशियलाइज़र यहाँ पे यूज़ करेंगे पी नेम। अभी ब्लैंक करते हैं, तीनों को फिल करना मैं आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर इसे अपेंड करते हैं आइटम 1 इस तरीके से। अब पी नेम के अंदर मैं प्रोडक्ट का नेम कोई भी एक ले लेता हूँ, बैडमिंटन विद शटल। और पी टाइप के अंदर कैटेगरी आप ले सकते हैं, बैडमिंटन स्पोर्ट्स की कैटेगरी है। और जो इमेज का नेम है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये है हमारी बैडमिंटन 1 जो कि हमारा पहला प्रोडक्ट है। इसका नेम सेम एज इट हमने यहाँ पे लिखना है पी इमेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा विदाउट एक्सटेंशन इसका नेम बैडमिंटन 1। तो ये हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से हमने हर एक इमेज के लिए अलग से एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है और उसे अपेंड करना है प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। तो चलिए, मेरे पास जो बाकी कोड है वो मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है ताकि हमारा जो टाइम है वो यहाँ पे थोड़ा सा सेव हो पाए। तो मैं उस सारे कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए, कोड को मैं यहाँ पे कमांड वी के थ्रू पेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं हमने आइटम 1 आइटम 2 इस तरीके से करते करते 25 इमेजेस के लिए 25 अलग से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं और उनको अपेंड किया है अपनी प्रोडक्ट लिस्ट एरे के अंदर। और यहाँ पे कैटेगरीज आप देख सकते हैं, एक तो है साइकिलिंग, एक है बॉक्सिंग, एक है यहाँ पे क्रिकेट, एक है यहाँ पे फुटबॉल और एक है हमारे पास बैडमिंटन। तो इस तरीके से 5 कैटेगरीज जो हैं वो हमने स्पोर्ट्स आइटम की यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है। और फिल डेटा जो है वो हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब हमने इस फिल डेटा को व्यू डिड लोड के अंदर कॉल करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट हो आपका जो व्यू डिड लोड ऑटोमेटिकली कॉल होगा और उसमें जो फिल डेटा है वो भी एग्जीक्यूट होगा और आपकी जो एरे है वो डेटा के साथ जो है वो फिल हो जाएगी एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले पहले। अब हम आगे फर्दर कोडिंग करेंगे। तो चलिए, फर्दर कौन सी कोडिंग करनी है वो अब हम देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एरे और हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एरे और यूज़ कर रहा हूँ सर्च्ड डेटा नाम की, और इसको भी किस टाइप का हम यूज़ करेंगे, स्पोर्ट डेटा टाइप का। और ये एरे हमने किस लिए यूज़ की, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और जैसे यूज़र यहाँ पे कुछ भी सर्च करने की कोशिश करेगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो डेटा है वो सर्च्ड होके यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है।
और इस सर्च हुए डेटा को भी हमें कहीं ना कहीं टेम्परेरी स्टोर करना पड़ेगा। और इसको टेम्परेरी स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे जो कि एक अलग से एक एरे जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब हमने यहाँ पे दो बूलियन वेरिएबल्स और यूज़ करने हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने में। तो पहला है सर्चिंग नाम का, दूसरा है स्कोप बटन प्रेस्ड, और इसको भी हम बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करेंगे, क्योंकि जब यूज़र यहाँ पे कुछ भी सर्च करने की कोशिश करेगा इस सर्च बार के अंदर, तो उस टाइम पे हम इस सर्चिंग वाले वेरिएबल को ट्रू करेंगे। और कोड में कहीं पे भी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी कि हमने देखना हो कि यूज़र सर्चिंग कर रहा है डेटा को या नहीं कर रहा, तब हम इस वेरिएबल की जो है वो हेल्प लेंगे। और जो स्कोप बटन प्रेस्ड नाम का वेरिएबल है, इसको हमने कहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हो सकता है यूज़र किसी ना किसी स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करे, तब हम इस स्कोप बटन प्रेस्ड वाले वेरिएबल को ट्रू करेंगे। और जब यूज़र स्कोप बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे कुछ भी सर्च करने की कोशिश करेगा, तब हम डेटा को कैटेगरी वाइज जो है वो सर्च करेंगे और इसी वेरिएबल से जान पाएंगे कि यूज़र ने पहले स्कोप बटन जो है वो प्रेस किया हुआ है या नहीं किया हुआ। चलिए, ये भी पता चल गया आपको। अब हम अपना मेन ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, सर्च कंट्रोलर नाम का UI सर्च कंट्रोलर क्लास को यूज़ करेंगे, और थर्ड वाला जो इनिशियलाइज़र है वो यूज़ करेंगे, इसको नील पास करेंगे। तो अब आप पूछेंगे यहाँ पे नील हमने क्यों पास किया? क्योंकि जब भी आप ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन करने जा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू कंट्रोलर में सारा डेटा हमने डिस्प्ले करवाया हुआ है, और जैसे ही यूज़र यहाँ पे कुछ भी सर्च करने की कोशिश करता है, तो हम जो सर्च्ड हुआ डेटा है वो भी सेम उसी व्यू कंट्रोलर में डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो जब आपको इस तरीके की फंक्शनैलिटी चाहिए हो जिसमें आप सर्चिंग और सर्च करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो भी सेम व्यू कंट्रोलर में डिस्प्ले करवा रहे हैं, तब आपको यहाँ पे नील पास करना होगा। और इन केस आप एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं जिसमें आप सर्चिंग एक व्यू कंट्रोलर में कर रहे हैं और जो उसका रिज़ल्ट है वो किसी और व्यू कंट्रोलर में डिस्प्ले करवा रहे हैं, तब आपको जिस व्यू कंट्रोलर में आप रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसका जो नेम है वो यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा। मगर आज की एप्लीकेशन मैंने बिगिनर लेवल और एक्सपर्ट लेवल दोनों के लिए ही इम्प्लीमेंट करनी थी, इसलिए मैंने ये वाला मेथड, जो नील वाला मेथड है, ये आपको यहाँ पे बताना सही समझा। तो चलिए, अब हमने इस सर्च कंट्रोलर को भी कॉन्फ़िगर करना है, तो इसको अब हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसके लिए अलग से एक मेथड यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, प्राइवेट फंक्शन, और मेथड का जो नेम है वो हम रखेंगे कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर। वैसे आप नेम कोई भी रख सकते हैं। और इसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी करनी है, सबसे पहले हमने यहाँ पे करना है सर्च कंट्रोलर डॉट लोड व्यू इफ़ नीडेड मेथड को कॉल करना है। अब हमने यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन और करनी है, सर्च रिजल्ट्स अपडेटर जो आपका डेलीगेट है सर्च कंट्रोलर के अंदर, उसको सेल्फ के साथ सेट करना है। सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो डेलीगेट है उसको भी हमने सेल्फ के साथ सेट करना है। और यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करूँगा तो दो एरर्स यहाँ पे निकल के आएंगी। तो इन दो एरर्स को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि हमने अभी नीचे जो है यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को डिफ़ाइन नहीं किया, यूज़ नहीं किया, इसलिए ये दोनों एरर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रही हैं। जैसे ही हम प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे ये दोनों एरर्स जो हैं वो अपने आप रिमूव हो जाएंगी। तो चलिए इनको इग्नोर करते हैं। और आगे हमने यहाँ पे सेटिंग करनी है सर्च कंट्रोलर डॉट ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इसको फॉल्स करना है ताकि सर्चिंग करते वक्त यहाँ पे जैसे हमने सर्च करने के लिए क्लिक किया तो आपका जो व्यू कंट्रोलर है बैकग्राउंड पे वो डिम नहीं होनी चाहिए, उसकी लाइट वो वैसे का वैसा ही रहना चाहिए, इसीलिए हमने इसको फॉल्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे सर्च
कंट्रोलर के थ्रू उसकी सर्च बार के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अनेबल रिटर्न की ऑटोमेटिकली इसको हमने करना है फॉल्स। अब हमने सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका एक रिटर्न की टाइप जो है वो चेंज करनी है, और यूआई रिटर्न की टाइप कौन सी हम यूज़ करेंगे, डन। तो ये हमने क्यों यहाँ पे यूज़ की कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कीबोर्ड को टॉगल करके। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डन बटन नहीं डिस्प्ले होता, यहाँ पे सर्च बटन डिस्प्ले होता है, मगर हम यहाँ पे डन बटन को डिस्प्ले करवाना चाहते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर दी है। अब हम स्कोप बटन्स के जो टाइटल्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स, और इसको एक एरे पास करेंगे। और इसमें जो कैटेगरीज़ हैं वो हम लेंगे 6 कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी है वो हम लेंगे ऑल, और बाकी कैटेगरीज जो हैं वो आपकी यहाँ पे इस पे डिपेंड करेंगी। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि आप साथ में साथ देख पाएँ कौन कौन सी कैटेगरी हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो जो स्पेलिंग है वो सेम होने चाहिए, तभी डेटा फ़िल्टर हो पाएगा, नहीं तो मिसमैच होने के कारण वो डेटा फ़िल्टर ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ से नीचे से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना रह पाए मेरे से। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी है उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके दे पाएँ। अब हमने स्कोप बटन्स के जो टाइटल्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफाइन प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट, इसको ट्रू करेंगे ताकि सर्च बार प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। अब हमने सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो प्लेस होल्डर है वो यहाँ पे सेट करना है, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे सर्च स्पोर्ट्स आइटम बाय नेम। तो ये बेसिकली प्लेस होल्डर क्या है, तो आप सर्च बार के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं ग्रे कलर में पहले से ही लिखा हुआ है, ताकि यूज़र को इंटीमेशन मिल पाए कि जो सर्च बार है वो किस क्राइटेरिया पे वर्क करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय नेम हमने लिखा हुआ है, तो ये प्लेस होल्डर है, इसी को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने यहाँ पे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन की है। अब हम करेंगे यहाँ पे नेविगेशन आइटम डॉट सर्च कंट्रोलर इक्वल टू सर्च कंट्रोलर जो हमने कॉन्फ़िगर किया था, और अब हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रॉलिंग। इस प्रॉपर्टी को आपने फॉल्स करना है ताकि स्क्रॉल करते वक्त भी परमानेंटली जो आपकी सर्च बार है वो डिस्प्ले हो। तो हमारा जो सर्च कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करने वाला जो मेथड था वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। और इस कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर को कॉल कहाँ पे करना है, ऊपर फिल डेटा के बाद आपने यहाँ पे कॉल करना है इसको कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी व्यू डिड लोड एग्जीक्यूट होगा, फिल डेटा एग्जीक्यूट होगा, और साथ में कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर वाला मेथड भी कॉल होगा, और आपका जो सर्च कंट्रोलर है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा आपकी इन कोडिंग के अकॉर्डिंगली। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ तक तो कोडिंग इम्प्लीमेंट कर दी, अब हम जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे नीचे चलते हैं, और अब हमने यहाँ पे लिखना है एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर। 4 प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, यूआई सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल, और यूआई सर्च बार डेलीगेट। तो 4 प्रोटोकॉल्स को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि जैसे ही आप प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे उनको कंफर्म करने के लिए आपको जो उनके कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ेंगे।
तो मैं जैसे ही यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं जो कि कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उनका जो स्केलेटन है वो बन चुका है। इनकी कोडिंग हमने पहले करनी है और बाकी जो मेथड आपकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड होंगे वो भी आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मगर इन 3 मेथड को कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहला मेथड है कलेक्शन व्यू का, जिसमें है कि नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो कितनी होनी चाहिए सेक्शन के अंदर। इसमें हम कोड लिखेंगे इफ़ सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है या फिर स्कोप बटन प्रेस किया हुआ है तब इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ़ में हम रिटर्न करेंगे सर्च्ड डेटा की काउंटिंग और एल्स में हम रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट की जो है वो काउंटिंग। चलिए, ये वाला मेथड हमने कोड कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है यहाँ पे कलेक्शन व्यू के अंदर जो आप सेल देख रहे हैं उस पर्टिकुलर सेल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसकी कोडिंग हम करेंगे। यहाँ पे सेल फॉर आइटम एट, इस तरीके का पैरामीटर जो है वो आप मेथड में देख पा रहे हैं। इसमें कोड हमने क्या लिखना है वो हम अब आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम पहले सेल की रेफरेंस लेंगे, माई कलेक्शन व्यू का जो DQ रीयूजेबल सेल मेथड है वो कॉल करेंगे, आइडेंटिफायर पास करेंगे सेल, यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। तो अब आप पूछेंगे यहाँ पे सेल हमने कहाँ से लिया, तो मैं आपको बता दूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल है इसका जो आइडेंटिफायर का नेम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम नेम हमने कोडिंग के अंदर भी यूज़ करना है इस व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे फिर से इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है। इफ़ सर्चिंग ट्रू है या फिर स्कोप बटन प्रेस किया हुआ है तो इफ़ वाली स्टेटमेंट, इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो चलेगा। और लास्ट में हमने यहाँ पे रिटर्न करना है सेल। इफ़ में हमने कौन सी कोडिंग करनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल डॉट माई इमेज, उसकी इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, UI इमेज के थ्रू उसका जो नेम्ड पैरामीटर है वो यूज़ करेंगे और एरे हम यूज़ करेंगे सर्च्ड डेटा नाम की और इसको यहाँ पे पास करेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो और एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट इमेज। इसी तरीके से हमने सेल की जो माई लेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, सर्च्ड डेटा एरे में से आएगा, कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो, कौन सा एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट नेम। अब आपने इसी 2 लाइंस को कॉपी करना है और एल्स में इनको पेस्ट करना है और चेंजेस क्या करनी है, आपने सर्च्ड डेटा की जगह पे यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट और यहाँ पे भी नीचे प्रोडक्ट लिस्ट जो है कंप्लीट एरे वाला जो डेटा है वो यूज़ करना है। और अब आप देख सकते हैं हर एक सेल के चारों कॉर्नर्स पे हमने एक ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो ये ब्लैक कलर का बॉर्डर डिस्प्ले करवाने के लिए हमें थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करनी पड़ेगी। तो हमने एल्स के बाद यहाँ पे सेल को रिटर्न करने से पहले लिखना है सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू UI कलर डॉट कौन सा कलर, ब्लैक कलर, और इसको कन्वर्ट करेंगे CG कलर की हेल्प के साथ। अब हमने विड्थ सेट करनी है बॉर्डर की, मैं यहाँ पे वैल्यू 2 ले रहा हूँ, आप इसको कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला मेथड है ये भी कोड हो चुका है, आप चाहें तो इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। अब हम अपना अगला जो मेथड है वो कोड करेंगे जिसका नेम है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है क्योंकि यूज़र जब भी इस सर्च बार के अंदर कुछ भी सर्च करने की कोशिश करता है तो यही मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है और इसी मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा को सर्च करके उसे डिस्प्ले करवाना कलेक्शन व्यू के अंदर। तो इसमें हमने कोड लिखना है, तो चलिए कोड देखते हैं क्या हमने करना है। सबसे पहले हमने स्कोप बटन की रेफरेंस लेनी है कुछ इस तरीके से,
और इसको फोर्सली करना है अनरैप और इसको पास करना है सर्च कंट्रोलर के थ्रू। उसकी जो सर्च बार है उसका जो सिलेक्टेड स्कोप बटन का इंडेक्स है वो पास करना है। अब हम जो भी यूज़र ने सर्च बार के अंदर टेक्स्ट टाइप किया होगा उसकी रेफरेंस लेनी है। इस तरीके से अब हमने एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है और देखना है कि जो यूज़र ने सर्च बार के अंदर अगर कुछ टाइप किया है या वो एम्प्टी ही है, हमने इस तरीके की स्टेटमेंट यूज़ करनी है। अगर वो डेटा एम्प्टी नहीं हुआ सर्च बार के अंदर तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ़ के अंदर अब हम कोडिंग करेंगे, सर्चिंग वाला वेरिएबल सबसे पहले करेंगे ट्रू। सर्च्ड डेटा वाली जो फिल्टर्ड एरे थी उसको क्लियर करेंगे रिमूव ऑल के थ्रू, ताकि कोई पुराना डेटा हो तो वो डिलीट हो जाए। फॉर लूप के थ्रू हर एक प्रोडक्ट को इटरेट करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट में, और यहाँ पे अब हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और इफ़ के अंदर हम कंडीशन यूज़ करेंगे क्या प्रोडक्ट का जो नेम है उसको अगर हम लोड केस में कन्वर्ट करें और चेक करेंगे क्या वो कंटेन्स करता है जो हमारा सर्च्ड टेक्स्ट है जो कि सर्च बार में एंटर किया है यूज़र ने, उसको भी हम लोड केस में कन्वर्ट करेंगे। और साथ में एक और कंडीशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है यूज़र ने डेटा को सर्च करवाने से पहले किसी स्कोप बटन के ऊपर इस तरीके से क्लिक किया हो और बाद में यहाँ पे सर्च करने की कोशिश की हो। इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की टाइप जो है वो यहाँ तो इक्वल है स्कोप बटन के, और ऑपरेटर स्कोप बटन इक्वल है ऑल, यहाँ पे ऑल लिखेंगे। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई और अगर दोनों ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई तो इफ़ के अंदर हम चले जाएंगे और ये एग्जीक्यूट होगा इफ़ वाला ब्लॉक, और हम सर्च्ड डेटा के अंदर अपेंड करेंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू इटरेट कर रहे हैं। और अगर ये वाली इफ़ स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं हुई तो एल्स में हमारा कंट्रोल ऑटोमेटिकली जाएगा, और एल्स में हम फिर से कंडीशन यूज़ करेंगे और चेक करेंगे क्या स्कोप बटन प्रेस है। अगर है तो इफ़ स्टेटमेंट इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। हो सकता है यूज़र ने सर्च बार पे क्लिक किया और डायरेक्टली किसी स्कोप बटन पे क्लिक कर दिया, तब भी आप देख पा रहे हैं नीचे डेटा फिल्टर हो रहा है। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे इफ़ स्कोप बटन प्रेस्ड है तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे सर्च डेटा को पहले क्लियर करेंगे एरे को रिमूव ऑल के थ्रू, स्कोप बटन की रेफरेंस लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसको पास करेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स, और यहाँ पे अब हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। हर एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर चेक करेंगे और यहाँ पे जो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन यूज़ करेंगे वो केवल कैटेगरी के लिए ही हम यूज़ करेंगे, इक्वल टू स्कोप बटन और स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। और ये अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो सर्च डेटा में हम डेटा को अपेंड करेंगे कौन सा डेटा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं फॉर लूप के थ्रू। जहाँ पे हमारी फॉर लूप यहाँ पे क्लोज हो रही है यहाँ तक, इसके बाद हम सर्चिंग वाले वेरिएबल को करेंगे फॉल्स और माई कलेक्शन व्यू को एक बार रिफ़्रेश करेंगे रीलोड डेटा उसका जो मेथड है वो कॉल करके। और अगर ये वाली कंडीशन भी हमारी इफ़ वाली ट्रू नहीं होती तो एल्स में हम करेंगे यहाँ पे कोडिंग सर्चिंग करेंगे फॉल्स, सर्च डेटा को हम यहाँ पे करेंगे रिमूव ऑल और सर्च डेटा को हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू प्रोडक्ट लिस्ट के जो कंप्लीट डेटा था उसके इक्वल। और जहाँ पे हमारी ये वाली एल्स वाली स्टेटमेंट यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक यहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद हम माई कलेक्शन व्यू को एक बार फिर से रीलोड डेटा कॉल करके रिफ़्रेश करेंगे। तो ये भी मेथड हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है।
अब हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक वीडियो को पॉज करके आप कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, और अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक वीडियो पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। हमारे पास एक मेथड और है कि जैसे यूज़र यहाँ पे कुछ सर्च करता है और बाद में कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता है, तो आप देख सकते हैं फिर से सारे का सारा डिस्प्ले होता है डेटा। तो ये फंक्शनैलिटी लाने के लिए आपको यहाँ पे एक मेथड और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वो मेथड है सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक्ड मेथड, और इसके अंदर हमने कोडिंग करनी है सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स सर्च्ड डेटा डॉट रिमूव ऑल माई कलेक्शन व्यू डॉट रीलोड डेटा, ये मेथड कॉल करना है। तो चलिए अब हमने एक मेथड और इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जैसे यूज़र यहाँ पे किसी स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करता जा रहा है तो आप देख सकते हैं सिलेक्टेड स्कोप बटन का जो इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे चेंजेस आ रही हैं नीचे कलेक्शन व्यू भी वैसे वैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये फंक्शनैलिटी लाने के लिए हमें एक मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बड़ा ईजी मेथड है, सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स डिड चेंज। इस तरीके का पैरामीटर वाला जो सर्च बार का मेथड है वो हमने इम्प्लीमेंट करना है। कोड बड़ा इजी है। सबसे पहले सर्च कंट्रोलर की सर्च बार का जो टेक्स्ट है उसको हमने करना है यहाँ पे ब्लैंक। अब हमने स्कोप बटन प्रेस्ड को करना है ट्रू। अब हमने लेट स्कोप बटन की रेफरेंस लेनी है यहाँ पे, स्कोप बटन टाइटल्स, और इसको पास करना है सर्च कंट्रोलर की जो सर्च बार है उसका जो सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स है उसको पास करना है। और अब हमने सर्च डेटा वाली जो फिल्टर्ड एरे थी उसको क्लियर करना है रिमूव ऑल के थ्रू। पुराना डेटा जो है उसको सारे को रिमूव करना है। फॉर लूप यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट को इटरेट करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, कंडीशन यूज़ करेंगे कैटेगरी को चेक करने के लिए प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट की टाइप है या तो इक्वल हो स्कोप बटन के, या फिर स्कोप बटन इक्वल हो यहाँ पे ऑल के। अब हमने सर्च्ड डेटा के अंदर अपेंड करना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर हमारी इफ़ कंडीशन जो है वो सक्सेसफुली ट्रू होती है। और लास्ट में फॉर लूप के बाहर कलेक्शन व्यू को रिफ्रेश करने के लिए इसके डेटा को रीलोड डेटा मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ तक हमारा जो ये वाला मेथड था ये भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए कोडिंग हमने कर दी है। एक कॉन्फ़िगरेशन और है, इस कलेक्शन व्यू का हमने डेलीगेट एंड डेटा सोर्स अभी तक सेट नहीं किया। तो चलिए इसको सेट कर लेते हैं। कंट्रोल की को प्रेस करते उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से, सबसे पहले डेटा सोर्स और फिर से इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए डेलीगेट और डेटा सोर्स दोनों हमने सेट कर दिए हैं। और एक बार मैं कोडिंग को रिव्यू कर लेता हूं ताकि जान पाऊं कोई कोडिंग रह तो नहीं गई मेरे से। बिल्कुल ठीक है, कोडिंग सारी हमने कर दी है। इसको सेव करते हैं। पुराना जो हमारा ऐप था इसको मैं बंद करता हूं, नई ऐप को यहाँ पे रन करता हूं ताकि ऐप जो है वो बिल्ड हो पाए। अब देखते हैं ऐप प्रॉपरली यहाँ पे बिल्ड हो पाती है। तो बिल्ड जो है वो सक्सीड हो चुका है विदाउट एनी एरर। अब अपनी एप्लीकेशन की जो आउटपुट है वो देखते हैं क्या प्रॉपरली एप्लीकेशन वर्क कर पाती है। तो सबसे पहला जो टास्क था डेटा को डिस्प्ले करवाना वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। सर्च बार के अंदर क्लिक करते हैं। अब किसी स्कोप बटन के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके देखते हैं क्या डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है कैटेगरी वाइज कलेक्शन व्यू के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं पर्टिकुलर कैटेगरी का डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं ग्लव्स। तो जैसे ही मैंने ग्लव्स लिखने की कोशिश की तो हर एक कैटेगरी में जिस भी प्रोडक्ट नेम के अंदर ग्लव्स जो कीवर्ड था एग्जिस्ट करता था वो हमारे पास यहाँ पे डेटा जो है वो सर्च होके डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं जैसे ही कैंसिल बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं सारा का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब मैं आपको कीबोर्ड को टॉगल करके दिखा देता हूँ।
डन बटन भी यहाँ पे प्रॉपरली आ चुका है। फिर से इसको मैं टॉगल कर देता हूँ। अब किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर कैटेगरी का डेटा डिस्प्ले हो चुका है। और यहाँ पे मैं जैसे ही ग्लव्स लिख के सर्च करूँगा, अब ओनली क्रिकेट कैटेगरी को जो प्रोडक्ट्स बिलोंग करते हैं उनमें जिस प्रोडक्ट के नेम के अंदर ग्लव्स एग्जिस्ट करता है वो हमारे पास अब सर्च हो के डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। इसका मतलब हमारी हर एक तरह की कोडिंग जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप आज की एग्जांपल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे आपने स्कोप बटन्स को यूज़ करना है, कैसे स्कोप बार को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे सर्च बार की फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट करनी है, ये सारा कुछ अगर आप जान पाए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक उसी टाइम पे पहुंच पाए और आप उस वीडियो को जो है वो एंजॉय कर पाएँ और लर्न कर पाएँ कुछ ना कुछ नया टॉपिक। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए प्रोग्रामिंग की। और चलिए, थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ।